बजरंगपुर नाम के कस्बे में पप्पू लोहार एक फोन बूथ चलाने का काम करता था और ऐसे ही अपनी जिंदगी बिताता था। फोन बूथ कस्बे में होने की वजह से ज्यादा आमदनी पप्पू की ना हो पाती, लेकिन अपने फोन बूथ से पप्पू को बड़ा लगाव था। भाई साहब, मेरा ये खत मेरे बेटे तक पहुंचा दो, तुम्हारा बहुत एहसान होगा। हर बार मेरा खत वापस आ जा रहा है। एक काबिल लड़के ने मुझे तुम्हारे दुकान का पता दे दिया और मेरे बेटे का मोबाइल नंबर दे दिया, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। हाँ जी बहन जी, चिट्ठी क्या चीज है, आपको मैं उससे सीधा बात करवा देता हूँ। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो सब तो ठीक है, 1 मिनट बात करने का तुम्हें मुझे 1 रुपया देना होगा। लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपए है और 1 मिनट में मैं क्या क्या बात कर पाऊंगी। उस औरत के नंबर बोलते ही पप्पू ने टेलीफोन में नंबर लगाया और कोने में खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। हाँ बबुआ, कैसन बा, तुम ठीक तो हो? खाना वाना समय पर खा रहे हो या नहीं? अरे कोनो दिक्कत नहीं है। नहीं माँ, चरण स्पर्श। गांव में पिताजी की तबीयत कैसी है? भूरी गाय बचवा दिया या बच्चिया? मैं जल्दी तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आऊंगा माँ। हेलो हेलो, आवाज बड़ी धीरे आ रही है। तुम आना तो मैं तुम्हें अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाऊंगी। जब तक उनके बेटे की आवाज आती तब तक उनका कॉल कट चुका था। हेलो हेलो हेलो। बहन जी, आपके 1 मिनट हो गए, आप दोबारा लगा सकती है, लेकिन आपको पैसे देने होंगे। बेटा, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं कटी क्यों करती, उसे वैसे ही नहीं रहने देती। जाने दो बेटा, लेकिन आज मैंने अपने बच्चे की आवाज कितने दिनों बाद सुनी, इस वजह से बेहद खुश हूँ। पप्पू को उस औरत पर दया आ जाती है और तब पप्पू कहता है, एक काम कीजिए बहन जी, आप अपने बेटे को दोबारा फोन लगाकर उससे बात कर लीजिए और हाँ, इस बार आप पैसे मत दीजिएगा। सच में बेटा, तुम सच कह रहे हो? तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बेटा, मुझ बुढ़िया पर एहसान करने का। पप्पू ने दोबारा उस औरत को फोन डायल करके दिया। तब जाकर उस बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से जी भर के बात की। बेटा, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुमने जो मेरे ऊपर उपकार किया है ना, ये बहुत बड़ा उपकार है। बहन जी, इसमें एहसान की क्या बात है, मैं सोचूंगा कि 1 दिन की कमाई मैंने आपको दे दी बस, लेकिन इससे बढ़कर ये था कि आप अपने बेटे से जी भर के बात कर पाए। उस बूढ़ी औरत पर एहसान करके पप्पू खुश हुआ ही था कि उसकी बीवी सुप्रिया ने देख लिया और बड़े ताने भरे अंदाज में कहा, अरे हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, तुम एक काम करो, सब कुछ सब में बांट दो। हमारे पास एक छोटा सा खेत है, हम उसी से काम चला लेंगे। हाँ। अरे भाग्यवान, इतना क्यों उत्पात मचा रही हो? तुम इन सब में मत पड़ो, जाकर अपना काम करो। पप्पू और उसकी बीवी सुप्रिया की बहस सुनकर बूढ़ी अम्मा को अच्छा नहीं लगा। तब जाकर उस बूढ़ी अम्मा ने कहा, बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये पीतल का सिक्का ले लो और अपने टेलीफोन में डाल दो। मेरे पास ये एक सिक्का ही है जो मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। शायद इससे तुम्हारा घर अच्छे से चल जाएगा। अपना और अपनी बीवी का ख्याल रखना। उस पीतल के सिक्के को पप्पू उस टेलीफोन बूथ में डालता है। जैसे ही पीतल का सिक्का उस टेलीफोन बूथ में जाता है, एक बड़ी सी रोशनी टेलीफोन में आती है और टेलीफोन चमकने लगता है और पूरा सोने का बन जाता है, जिसे देखकर दोनों मियाँ बीवी हैरान हो जाते हैं। हाय माँ, इसमें कहीं करंट ना आ जाए, मुझे तो बेहद डर लग रहा है। हाय रब्बा। नहीं नहीं, डरो मत, पीतल के सिक्के से इसमें कुछ नहीं हुआ है। दोनों डर कर रुके ही थे कि उस टेलीफोन में से एक आवाज आई और टेलीफोन कहने लगा, जो सिक्का तुमने मेरे अंदर डाला है वो एक जादुई सिक्का है। लोगों के मन के मुताबिक वो सिक्का उन्हें उनका परिणाम देता है। ये एक इच्छा पूर्ति टेलीफोन बन गया है जो कि पूरा सोने का है। क्या सच? अब मजा आएगा। हमारे पास सोने का एक टेलीफोन है, इसका इस्तेमाल हम अच्छे कामों में करेंगे।
पागल हो गए क्या जी आप? इससे मैं अच्छे से अच्छे गहने और खूब सारे पैसे मांगूंगी। सुप्रिया उस सोने के टेलीफोन को कान के पास लगाकर बोलने लगी। हे टेलीफोन देवा, मुझे कई सारे गहने और बहुत सारे पैसे दे दे। जैसे ही सुप्रिया ने इतना कहा, टेलीफोन गोल गोल घूमने लगा और उसमें से कई सारे गहने निकलने लगे, जिसे देखकर सुप्रिया बड़ी खुश हुई। वाह वाह वाह, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मजा आ गया, मजा ही आ गया। ये हुई ना कुछ बात। बस करो, अपनी लालच की टुकड़ी अपने पास ही रखो और जाकर घर का काम करो। अरे अभी थोड़ी, अभी तो मैं इस टेलीफोन से और भी बहुत सारी चीजें मांगूंगी, जिससे मेरा घर ठीक ठाक चलेगा। मजा आ गया, ये हुई ना कुछ बात। पप्पू और सुप्रिया की जिंदगी बदल चुकी थी। उन्होंने अपने लिए एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया था। सुप्रिया पहले से बहुत ज्यादा लालची हो चुकी थी। एक दिन एक बच्चा मेले से खोकर उस टेलीफोन बूथ के पास पहुंच गया। मेरी माँ मेले में खो गई, मेरी मदद कीजिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। आओ बेटा, मेरे पास आओ, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। अंकल अंकल, मेरी माँ खो चुकी है, मैं उनकी तलाश में हूँ। रुको, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। पप्पू ने उस सोने की टेलीफोन से कहा, हे टेलीफोन, इस बच्चे की मदद करना, इसे इसके परिवार से मिला देना। पप्पू के इतना कहते ही टेलीफोन से उस बच्चे की माँ बाहर आ गई। मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया, मेरा बच्चा मुझे मिल गया। मैं आपसे बस यही चाहती थी। ये सब देखकर सुप्रिया का दिल उदास हो गया और वो टेलीफोन के पास गई और अपने पति पप्पू से कहने लगी, अब तुम देखना मैं इस टेलीफोन से क्या मांगती हूँ। भाग्यवान, रुको, हमारे पास रहने खाने के लिए सब कुछ पर्याप्त है, तुम क्यों इस तरह से बर्ताव कर रही हो। सुप्रिया ने पप्पू की एक ना सुनी और उस टेलीफोन से जाकर कहने लगी, हाय सोने का टेलीफोन देवा, मुझे इस दुनिया का भगवान बना दे, सारी दुनिया मेरी पूजा करे। सुप्रिया के इतना कहते ही सुप्रिया के सारे गहने और जवाहरात उस सोने के टेलीफोन में चले गए और टेलीफोन कहने लगा, अब से तुम जैसे बेईमान इस टेलीफोन को छू भी नहीं सकते, तुम्हें करंट लगेगा। सुप्रिया का हिसाब टेलीफोन ने सुप्रिया को दे दिया। मैंने कहा था ना, देखा, जब नाश मनुष्य पर छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिल गई। सुप्रिया वहाँ से रोते हुए चली जाती है, जिसके बाद पप्पू सोने के टेलीफोन की मदद से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करता है और सोने के टेलीफोन की मदद के साथ अपना व्यापार खुशी खुशी करने लगता है। सरला एक बेवा थी जो लोगों के घरों में काम किया करती थी। मोनू, मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लो और स्कूल चले जाओ, और स्कूल से सीधा घर आना। अपने उन आवारा दोस्तों के साथ घूमना मत। हाँ माँ, ठीक है। सरला सुबह सुबह घर से निकल जाया करती थी। उसके बाद मोनू उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए निकलता था। घर से बाहर निकलते ही उसे उसके दो लफंगे दोस्त मिल जाया करते थे। अरे मोनू, आज तूने इतना वक्त क्यों लगाया रे? तुझे तो कहा था ना जल्दी आ जाना है। रास्ते में आम की दरख्त पे आम तोड़ना है। हाँ, मुझे भी इल्म है, लेकिन किसी दरख्त से आम तोड़ना तो चोरी है ना। ऐसा किसने कहा तुझसे? जो पकड़ा गया वो चोर। हम लोग आम तोड़ेंगे और वहाँ से फरार हो जाएंगे। अरे, लेकिन हमारी वजह से उस दरख्त के मालिक को तो नुकसान होगा ना। होने देना, हमें क्या, हम तो बस मीठे मीठे आम खाएंगे। अब तो फजूल का तकरीर ना दे, चल हमारे साथ। पप्पू और बंटी मोनू को उस आम के दरख्त के पास ले गए। दरख्त पर बहुत सारे पके हुए आम लटके थे। मैं ऊपर चढ़कर आम फेंकूंगा, फिर तुम दोनों जमा कर लेना। ठीक है। पप्पू चार दीवारी के सहारे दरख्त पर चढ़ गया और पके हुए आम तोड़ने लगा और नीचे खड़े बंटी और मोनू आम जमा करने लगे। पप्पू ने कई सारे आम तोड़ लिए और फिर बंटी ने देखा कि एक शख्स डंडा लेकर उसी जानिब आ रहा है। अरे पप्पू, नीचे उतर, मालूम होता है दरख्त का मालिक आ गया। अरे बाप रे!
पप्पू फौरन जमीन पर कूद गया और फिर तीनों भागने लगे। कुछ फासले तक उस शख्स ने उनका पीछा किया और फिर वो थक कर रुक गया। तीनों दौड़कर पार्क में पहुंचे। क्या मजा आया ना। मुझे लगा था वो शख्स हम सबकी बहुत पिटाई करेगा। उसके पास कितना बड़ा डंडा था, अगर एक भी मारता तो हमारा क्या हश्र होता। अरे मोनू, तू बड़ा बुज़दिल है। देख, मैंने उसके दरख्त से इतने आम तोड़े, वो अब मुझे पकड़ पाया क्या? जो पकड़ा गया वो चोर, उसने हमें नहीं पकड़ा, मतलब हमने चोरी नहीं की। यकीनन। चल मीठे मीठे आम का मजा लेते हैं। तीनों दोस्त मिलकर मीठे मीठे आम खाने लगे। मोनू को इल्म था कि ये गलत है, लेकिन उसे आम बेहद पसंद थे और उसकी वालिदा उसे आम खरीद कर नहीं दे सकती थी। आम खाकर वो लोग स्कूल पहुँचे। स्कूल के गेट पर उन्होंने रोहन को देखा। रोहन के वालिद पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी कमाई ठीक ठाक थी और इसलिए रोहन के पास बाकी बच्चों से ज्यादा चीजें थी। रोहन हमेशा अपना स्मार्टफोन का दिखावा करता था। अरे दोस्तों, तुम लोगों को फ्री फायर गेम खेलना है क्या? नहीं। अरे मेरे तो जहन से ही निकल गया, तुम लोगों के पास स्मार्टफोन ही नहीं है, तो तुम लोग गेम भी नहीं खेल सकते। तेरे पास है ना, तो तुम अपने स्मार्टफोन पर गेम खेलता रहे और अब यहाँ से दफा हो जा, समझा? रोहन हमेशा इन तीनों को परेशान करने के बहाने तलाशता था। रोहन की बातें मोनू को अच्छी नहीं लगती थी। तो इसकी मत सुना कर। हाँ, यह गंदा है। मोनू स्कूल में और स्कूल के बाद भी यही सोचता रहा कि काश उसके पास भी एक स्मार्टफोन होता। और स्मार्टफोन का ख्वाब देखते देखते मोनू सो गया। अगली सुबह सरला ने मोनू को उठाया। आज इतवार था। सरला और मोनू दोनों छुट्टी पर थी। अरे अम्मा, आज तो सोने दो। अब क्या सूरज सर पर आ जाएगा तब उठोगे? थोड़ी देर में उठता हूँ ना अम्मा। सरला ने आखिर मोनू को उठा ही दिया। कुछ देर में मोनू चाय पीने बैठा। अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने जा रहा हूँ। ठीक है, दोपहर तक लौट आना। हाँ, आ जाऊंगा। अच्छा सुन, तेरे दोस्त मतलब बंटी और पप्पू तो नहीं? अम्मा, तुम फिजूल में उन्हें बोलती रहती हो, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। नहीं बेटा, वो बच्चे अच्छे नहीं हैं। किसी से भी जुबान लड़ाते हैं, चोरी करते हैं। उनके साथ रहेगा तो तू भी खराब हो जाएगा। तू उनके साथ हरगिज नहीं रहेगा। ठीक है अम्मा, नहीं रहूंगा। अब इजाजत दीजिए। मोनू ने अपनी साइकिल उठाई और चल पड़ा। वो अपने दोस्तों के साथ मैदान में पहुंचा और तीनों मिलकर करतब करने लगे। पप्पू और बंटी करतब कर रहे थे। तभी मोनू का तवज्जो झाड़ियों में चमक रही एक चीज की जानिब गया। मोनू ने वो चीज उठाई तो वो एक स्मार्टफोन था। मालूम होता है कि किसी का फोन गिर गया है। बंटी और पप्पू उसके पास आए। स्मार्टफोन नहीं, आईफोन है। अरे वाह, तेरी तो निकल पड़ी। तू स्मार्टफोन के लिए तड़प रहा था ना, ऊपर वाले ने तुझे आईफोन दे दिया। लेकिन ये मेरा थोड़ी है, ये तो किसी और का है। इसे हमें इसके मालिक को सुपुर्द करना चाहिए। अबे गधे, तुझे मिला है तो तेरा हुआ ना। ऊपर वाले ने ये तुझे अता फरमाया है तो ये तेरा है, समझा? आईफोन में तो कमाल के गेम्स होंगे। बंटी और पप्पू उस आईफोन में गेम खेलने लगे और फिर वीडियो देखने लगे। ऐसे ही कुछ घंटे गुजर गए। अब मुझे घर जाना चाहिए, अम्मा इंतजार कर रही होंगी। अरे ये लेकर जा अपना आईफोन। पप्पू ने वो आईफोन मोनू को दे दिया। मोनू को आईफोन बेहद पसंद था, इसलिए उसने सोचा कि वो रख लेगा। पूरे रास्ते वो आईफोन को देख रहा था।
मोनू आईफोन लेकर घर आया और उसने आईफोन घर में छुपा दिया। तेरे लिए तेरा पसंदीदा आलू पराठा बनाया है, हाथ पैर धोकर आजा। आया अम्मी। मोनू खाना खाने बैठ गया। उसने अपनी अम्मी को उस आईफोन के मुतालिक नहीं बताया था। उसे इल्म था कि उसकी अम्मा उसे बहुत डांटेंगी। खैर, उसने जैसे तैसे पराठे खा लिए। अरे ये क्या, तूने तो एक ही पराठा खाया है। हाँ अम्मी, मुझे भूख नहीं है। क्यों? बस यूं ही। ठीक है, भूख लगे तो वापस खा लेना। मैं बाजार जा रही हूँ राशन खरीदने, तो घर का ख्याल रखना। जी अम्मी। सरला के जाते ही मोनू ने वो आईफोन निकाला और आईफोन पर गेम्स खेलने लगा। मोनू बेहद खुश था। कुछ देर बाद उसके दोस्त भी उसके घर पर आए और वो तीनों साथ में बैठकर आईफोन चलाने लगे। अब कल तू ये आईफोन लेकर स्कूल आना। वो रोहन तो हसद खाकर राख हो जाएगा। ये लोग गुफ्तगू ही कर रहे थे कि सरला घर आ गई। सरला को देखते ही मोनू ने आईफोन चादर के नीचे छुपा दिया। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? होमवर्क लेने आए थे आंटी, बस किताब लेकर चले जाएंगे। पप्पू ने मोनू की किताब ली और दोनों वहाँ से चले गए। उनके जाते ही सरला मोनू पर बरस पड़ी। तुझे कितनी मर्तबा कहा है इन लोगों से फासला रखा कर। किताब लेने आए थे अम्मी। तुझे इल्म नहीं है बेटा, तेरे मामा के भी ऐसे ही दोस्त थे। तेरे मामा बहुत अच्छे थे, लेकिन जब उनके दोस्तों ने कहीं चोरी की तो पुलिस तेरे मामा को पकड़ कर ले गए और उस रोज से हमारे पूरे खानदान को बुरा समझते हैं लोग। मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ ऐसा कुछ हो। नहीं चाहती कि इन दोनों की वजह से पुलिस तुझे भी पकड़ कर ले जाए। पुलिस का नाम सुनकर मोनू डर गया। उसने रोते हुए अपनी वालिदा को आईफोन दिया और सब कुछ बता दिया। मैंने चोरी नहीं की अम्मी। किसी की चीज उन्हें बगैर बताए लेना चोरी ही है। नहीं अम्मी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। तभी वो आईफोन बजने लगा। सरला ने फोन उठाया। जी, अब मैं बाजार की निचली गली से बोल रही हूँ। ये फोन मेरे बेटे को रास्ते में मिला था। हाँ, आ जाइए। कुछ देर बाद फोन का मालिक फोन लेने पहुंचा। सरला ने उसे वो फोन लौटा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आजकल कौन किसी की चीज उसको लौटाता है। आप लोग बहुत नेक हैं। शुक्रिया, शुक्रिया बेटा। वो शख्स अपना आईफोन लेकर चला गया। सरला ने गुस्से से मोनू की जानिब देखा। वो अब भी उससे नाराज थी। मोनू ने कई मर्तबा माफी मांगी, लेकिन सरला ने एक नहीं सुनी। आखिर रात को मोनू जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो, तुम जो बोलोगी मैं वही करूँगा। उन दोनों लफंगों ने तुझसे चोरी करवा ही दी ना मोनू। आज के बाद उन दोनों लफंगों के साथ हरगिज नहीं रहेगा तू। वो दोनों जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ठीक है अम्मा, मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद उनके साथ नहीं रहूंगा। सरला ने मोनू को माफ कर दिया। मोनू ने अपना सबक सीख लिया। उस रोज के बाद मोनू कभी पप्पू और बंटी के साथ नहीं रहा। उसने अपनी बुरी दोस्ती छोड़ दी।